हाँ जी बेटा, 12th क्लास, वेलकम अगेन जी। बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में काफ़ी चीज़ें कर ली आपने। लास्ट टाइम वी वर डूइंग एम्पियर सर्किटल लॉ। अब जो एम्पियर सर्किटल लॉ था प्योरली थ्योरी सा टॉपिक है। कुछ एक बातें हैं जिन पे न्यूमेरिकल बनते होंगे वो हमने कर लिए। अब हम इस चैप्टर की नेक्स्ट स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं बेटा। हमने अभी तक क्या किया, एक आपने क्या कर दिया, बाय-स्टुअर्ट लॉ, उसमें न्यूमेरिकल किए, डेरिवेशन की, काफ़ी कुछ किया। उसके बाद क्या कर लिया हमने, एम्पियर सर्किटल लॉ। और अब हम आ रहे हैं किस पे, अगला टॉपिक, हेडिंग डाल लो, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, हेडिंग डाल लो, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या यार, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को रख दें तो उस पर क्या फोर्स लगेगा। अब पुरानी बात करो, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो ये क्या है जी, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इतना तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रख दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमने कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया, ये रख दिया, मान लो पॉजिटिव रख दिया, क्यू है ये, तो इस पर कितना फोर्स लगता था, क्यू इंटू ई लगता था। उसके कारण एक्सेलरेशन कितनी लगती थी, क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। तो एफ इक्वल टू बेटा क्यू ई, याद है तुम्हें। अब इसमें एफ इक्वल टू क्यू, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये होता था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती थी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ओके। अच्छा, एक और बात स्टार्ट करने से पहले कि यार जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की भी बात हम करेंगे। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते थे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जी, पैरेलल, स्ट्रेट, इक्विडिस्टेंट लाइन से। तो यार यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को भी फिर हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पैरेलल, स्ट्रेट, इक्विडिस्टेंट लाइन से। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल, स्ट्रेट, इक्विडिस्टेंट लाइंस। अब क्लियर है, ये फील्ड कैसे यूनिफॉर्म है जी, पैरेलल, स्ट्रेट, इक्विडिस्टेंट लाइन। लेकिन यार यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कम यूज होते हैं मेथड्स। दो और तरीके हैं, इस चैप्टर में चलते रहेगा कि मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड सामने की ओर है तुमने ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है बी को। कभी कभी क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर या आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर शो करना पड़ेगा हमें। तो यार अगर मैग्नेटिक फील्ड को कभी भी तुम्हें मिल जाए कि कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है, क्रॉस 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 लगा रखे हैं, ओके, तो समझ जाना ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है एंड इट इज डायरेक्टेड इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर या इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। अगर कभी बुक्स में मिल जाए डॉट 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 बना कर दिए हुए हैं, ओके जी, तो अगर ऐसे कि ऐसे कुछ डॉट्स बने हुए हैं तो समझ जाना ये भी क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो तीन तरीके हो गए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के
ये क्या हो गया जी आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिधर को शो किया हुआ है अब किया हुआ है, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड कैसा है ये, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी हमें। यूनिफॉर्म है, डायरेक्टेड इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्टेड आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर जी। ओके, अब वापस आते हैं कहां पर, बात चल रही थी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर फोर्स लगता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे लगेगा वो हमें पता ही है, Q इंटू ई, डायरेक्शन के बारे में क्लियर ही है। अब अगली बात आती है मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को रखें तो उस पर कोई फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो कितना लगेगा। अब पहले ये सोचो इस चार्ज पार्टिकल पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगता क्यों होगा। पुरानी बात पे जाओ, पहले ये एक चार्ज पार्टिकल है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पर फोर्स लग क्यों रहा है, क्यों लगता होगा। तो उसके लिए सोचो कि यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया। जब चार्ज पार्टिकल रखोगे तो चार्ज पार्टिकल का खुद का भी क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही है, इसमें चार्ज पार्टिकल का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा। जब उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा तो दोनों फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। उस इंटरेक्शन में जो चार्ज पार्टिकल है वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में यानी मिनिमम एनर्जी वाली स्थिति में जाने की कोशिश करेगा। अब उस कोशिश में वो क्या करता है, मूव करता है, और हम कहते हैं कि इस पे क्या लगा, फोर्स लगा। एक्चुअली दोनों के फील्ड एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए फिर उसको भागना पड़ता है, उसको मूव करना पड़ता है। और हम कहेंगे कि इस पे इस एक्सटर्नल फील्ड के कारण क्या लगा, फोर्स लगा। ओके जी, अब यही स्थिति मैग्नेटिक फील्ड में लगाओ कि मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भाई। क्या चीज है ये, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने चार्ज पार्टिकल रख दिया। अब यार इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने चार्ज पार्टिकल रखा तो यह है मैग्नेटिक फील्ड, यह है चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के आसपास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, कोई शक नहीं है। लेकिन यार जब तक वो रेस्ट पे है वो करंट नहीं बन पाएगा। अगर करंट नहीं बना तो उसके आसपास उसका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो तभी क्रिएट होगा जब वो करंट बनेगा। तो एक चार्ज पार्टिकल है, अगर वो रेस्ट पे पड़ा है मैग्नेटिक फील्ड में, रेस्ट पे, तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अभी नहीं आया। कब आएगा, जब वो करंट बन जाएगा। अब जब इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन अगर ये मूव करने लग जाए तो करंट बनेगा, करंट बनेगा तो इसके आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ लड़ेगा और उसमें फिर इसको मूव करना पड़ेगा किसी मिनिमम एनर्जी पोजीशन की, और तब हम कह सकते हैं कि फोर्स लगेगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, इफ इट इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। हां, रेस्ट पे पड़ा हुआ हो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगा, क्योंकि रेस्ट पे भी होगा इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रेस्ट पे हो, मूव करे, जो मर्जी करे, उसके आसपास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही होता है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा ही करेगा और इसलिए उस पर फोर्स लगेगा ही लगेगा। लेकिन फिर से सुन लो, चार्ज पार्टिकल अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पे है तो उसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगने वाला। लेकिन अगर ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे
तो मूव करते हुए ये करंट बनेगा, करंट बनने तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसकी इसके साथ इंटरेक्शन होगी और इसलिए फिर ये मूव करेगा और हम कहेंगे इस पे क्या लग सकता है, फोर्स लग सकता है। तो बात यहां पे खत्म करते हैं कि चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड experience a force whether it is at rest or it is in motion, but a charged particle placed in magnetic field does not experience force due to magnetic field when it is at rest, but it will experience some force when it is in motion। यानी फोर्स लगता है, मोशन में लगता है, तो भी लगता तो है ना, स्टडी तो करना ही पड़ेगा। रेस्ट पे जब ये तो फोर्स जीरो होता है, लेकिन जब ये मूव करने लग जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड पे तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। अब लगेगा तो वो स्टडी करना पड़ेगा। तो अपनी हेडिंग क्या है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब अगली बात कि ये तो क्लियर हो गया, फोर्स लगेगा और कब लगेगा। अगली बात हमने देखनी है कि फोर्स कितना लगेगा, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द फार्मूला, व्हाट इज द एक्सप्रेशन। हम मान के यही चल रहे हैं कि जो एक्सटर्नल वाला फील्ड है वो यूनिफॉर्म है जी, हम ये मान के चल रहे हैं एक्सटर्नल वाला फील्ड यूनिफॉर्म वाला फील्ड है। सो मान लेते हैं ये है जी अपना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है। अब इसमें हम एक चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएंगे। क्या करवाएंगे जी, मूव करवाएंगे, क्योंकि रेस्ट पे अगर होगा तो उस पर फोर्स लगेगा ही नहीं, हमने अभी अभी चेक कर लिया। ये मान लो जी मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल जो है उसका खुद का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू है। तो पहली बात, जो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है ना यार, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, वीक होगा तो कम लगेगा। यानी सबसे पहली बात तो इस बात पे डिपेंड करता है ना, फोर्स लगाने वाले के जोर पे डिपेंड करता है। तो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अगली बात, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अगर ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, ज्यादा एक्टिव है तो ज्यादा इंटरेक्ट करेगा वो, और ज्यादा फोर्स खाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और ऊपर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी भी है। देखो वेलोसिटी की इन्वॉल्वमेंट तो है ही है। अगर रेस्ट पे होगा वी जीरो होगी तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मूव करेगा वेलोसिटी आ जाएगी तो फोर्स लगेगा, ज्यादा मूव करेगा ज्यादा लगेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है भैया, बी के साथ, क्यू के साथ, वी के साथ। अब एक बात और है कि यार मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगली बात यह बनती है कि फोर्स इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि पार्टिकल जा किधर को रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या डायरेक्शन बन रही है। दैट मीन्स एंगल की इन्वॉल्वमेंट भी आएगी। अब इन एंगल की इन्वॉल्वमेंट आती है साइन थीटा के साथ, तो आपने ये याद रखना है, इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। अब यहां पे थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, यानी जिस तरफ वो जा रहा है वो दिशा और जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है वो दिशा, उन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज नोन एज थीटा। तो यहां पे थीटा क्या है जी, इट इज एंगल बिटवीन V एंड B, ये दोनों वेक्टर हैं, इन दोनों के बीच का क्या है ये एंगल। अब साइन थीटा क्यों लगाया, अब मुझे पता था इसलिए मैंने लगाया, लेकिन जब पहली बार किसी ने खोज की तो फिर उसने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया हुआ है ना, प्रूव करके किताबों में लिख दिया, हम जैसे किताबों में पढ़ के बता देते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली
प्रूव किया होता ना, कोई कहेगा यार कॉस थीटा क्यों नहीं लगाया, टेन थीटा क्यों नहीं लगाया, उन्होंने सब करके देखा भाई, उन्होंने सब कर देखा, साइंटिस्ट लोगों ने साइन थीटा से ही रिजल्ट मैच कर रहे हैं एक्चुअल के साथ जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, तो इसलिए साइन थीटा लगेगा। अब हमें पता है, हमने पढ़ लिया किताबों में, इसलिए हम सीधा बता देते साइन थीटा। अब आपको पता लग गया, आप किसी को बताओगे तो भी क्या बताओगे, साइन थीटा बताओगे तो एफ प्रोपोर्शनल टू बी है, क्यू है, वी है, साइन थीटा है, मिला दो भैया इनको मिला दिया तो बनेगा एफ प्रोपोर्शनल टू वी क्यू वी साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो, वो 1 नहीं आएगा, तो इसका फार्मूला क्या रहेगा, बी क्यू वी साइन ऑफ थीटा। आप लोगों के लिए एक नया फार्मूला, पूरा का पूरा टॉपिक कंसेप्चुअल है, न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन इसमें कोई बड़ी नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स है। तो यहां डेरिवेशन नहीं मिलनी आपको, यहां मिलेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एग्जाम में भी कंसेप्चुअल टाइप आ जाएंगे। यहां मिलेंगे न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे, बड़े वाले न्यूमेरिकल नहीं, छोटे वाले, वो बायस्टर्ट लॉ पे जो न्यूमेरिकल आता है ना बड़ा सा आता, टाइम लग जाता है, यहाँ पे छोटे छोटे लॉजिकल से न्यूमेरिकल आएंगे। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया जी, बी क्यू वी साइन ऑफ थीटा, ये लगता है भाई फोर्स, फार्मूला मिल गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ थीटा। अब स्थिति यहां पे दिख ही रही होगी आपको कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, फील्ड भी है, पार्टिकल पे चार्ज भी है और वो अच्छा खासा मूव भी कर रहा है, लेकिन फिर भी फोर्स 0 आ रहा है। देख सकते हो कि आपको पता है अगर थीटा 0 कर दूं तो साइन 0 हो जाएगा, अगर थीटा 180 कर दूं तो भी साइन 0 हो जाएगा। यानी वेलोसिटी होने के बावजूद भी दो स्थितियां ऐसी आ सकती हैं कि चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। पहली कब, जब बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के वो पैरेलल मूव कर रहा है, एंगल 0 है। और दूसरी कब, जब मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, यानी जब एंगल 180 डिग्री है। ओके जी, तो इसको याद करो जी, पहला फार्मूला आपके पास आ चुका है, F इज इक्वल टू बी इंटू क्यू इंटू वी इंटू साइन ऑफ थीटा, बी क्यू वी साइन थीटा, याद रखना है। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बी इंटू क्यू इंटू वी इंटू साइन ऑफ थीटा। ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, अगर इसको मैं यहां पे रखूंगा, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल अपना जा रहा है मजे में विद वेलोसिटी v, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो आ गया तुम्हारे पास, F इक्वल टू बी इंटू क्यू इंटू वी इंटू साइन ऑफ थीटा। ओके, अगली बात, फोर्स है तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाले फोर्स पर डायरेक्शन कैसे निकालते थे कि हम कहते थे अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर इस पे फोर्स लगा तो भाई इस फोर्स की भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होनी चाहिए। उस डायरेक्शन को देखने के लिए अगली कहानी सुनते हैं। तो अगली बात ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो ये क्या बनता है, F इक्वल टू Q एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको मैंने अलग लिख दिया, V यहां लिख दिया, B यहां लिख दिया, साइन थीटा यहां लिख दिया। ओके, Q को छोड़ दो, ये V है, V वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। अगर थीटा इन्हीं दोनों के बीच का एंगल है तो कहीं अगर लिखा होता है ए बी साइन थीटा और थीटा ए और बी के बीच का ही एंगल होता है, तो इसको शायद आपको पता होगा कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी करके लिखते हैं। तो यहां पे वी बी साइन थीटा है तो इसको कैसे लिखोगे, इसको v क्रॉस बी कर कर लिखोगे। तो भाई ये हो गया फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, q इंटू वी क्रॉस बी, याद रखना q इंटू वी क्रॉस बी। अब अगली बात, इस एक्सप्रेशन से हमें फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है अगर कहीं पे लिखा हो a क्रॉस बी इज इक्वल टू सी,
तो आपको पता होना चाहिए अगर A क्रॉस B इक्वल टू C है तो जो C है ना, C वो A और B दोनों के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। C विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। अब यहां पर बेटा F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B है, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B है। Q तो चलो बेचारा स्केलर है, उसके पास तो कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं है, यानी V क्रॉस B की जो भी डायरेक्शन होगी वही फोर्स की भी डायरेक्शन होगी। अब V क्रॉस B की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B है। V और B के बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगी क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के हिसाब से। ओके, तो इसका मतलब जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B होगी। अब अगली बात, ये जो V एंड B की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू बोथ, सॉरी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B होगी। अब आपको दिख रहा है ये V है ये B है, यानी कि ये जो चार्ज पार्टिकल जो इधर जा रहा था ना, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इसमें फोर्स लगेगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब दोनों के परपेंडिकुलर मतलब ऐसे लगेगा इस पे फोर्स, ये V के परपेंडिकुलर भी गया, B के भी परपेंडिकुलर, यानी ऐसे लगेगा या अंदर की ओर लगेगा या बाहर की ओर या अंदर की। यानी ये चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे जा रहे हैं ना भाई, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इस पे फोर्स लगेगा या तो लगेगा ऐसे, इसको ऐसे घुमाएगा, या लगेगा अंदर की ओर, इसको अंदर की ओर मूव करने की कोशिश करेगा। तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। भैया ध्यान से सुनना, ये पूरा का पूरा मैं बोल रहा हूं, कभी कभी मैं कहता होता हूं ये पहले के 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कंसेप्चुअल है, डेवलप हो रहा है। ये पूरा फोर्स होने चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भाई जब तक चलता रहेगा, एंड नहीं हो जाता, 2 दिन लगेंगे इसको कवर अप करने में। एक एक बात सुनने वाली है, एक एक बात नोट करने वाली है और एक एक बात समझने वाली है। टोटली कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट ही कंसेप्ट है। अब यहां पर करते करते हमने फार्मूला डेवलप किया, फोर्स आ गया, फिर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, फिर हम उसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन के बारे में हम कह चुके हैं कि यार जो फोर्स है ना, जिस तरह पार्टिकल जा रहा है ना और जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स की डायरेक्शन दोनों के क्या आनी है, परपेंडिकुलर आनी चाहिए। F इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। ओके, अब बोथ V एंड B में के परपेंडिकुलर में 2 डायरेक्शन बनती होती हैं। अब जैसे इस स्थिति के हिसाब से मैं बोल रहा हूं आउटवर्ड भी हो सकती है, इनवर्ड भी हो सकती है, और तुम्हें पता है क्रॉस प्रोडक्ट से लेकर आ रहे हो तो वो आउटवर्ड होगी कि इनवर्ड होगी, वो क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से ही पता लग जाएगी। तो एग्जैक्ट डायरेक्शन कहां से निकाल लोगे, एग्जैक्ट डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अच्छा खैर, अभी स्टार्टिंग में मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा, उसके बाद हमारे पास कुछ और रूल्स भी आ जाएंगे, वो बेटर होंगे। यहां पर राइट हैंड थंब रूल की बजाय कुछ और रूल्स आएंगे, जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वहां से निकाल दिया करेंगे हम। आगे कुछ और भी बातें आनी है, वहां से और फायदा होगा। तो फोर्स परपेंडिकुलर है बहुत दोनों V और B के। अब मैंने बोला राइट हैंड थंब रूल से एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालनी है, तो ये V है और ये B है। बेटा क्या हो रहा है, V क्रॉस B हो रहा है ना, तो V से B की तरफ उंगलियां घूमेंगी, क्योंकि V क्रॉस B हुआ तो ये V से B की तरफ उंगलियां घूमेंगी, थंब अंदर की ओर जाएगा। दैट मीन्स इस पे अंदर की ओर क्या लगना था, फोर्स लगना था, इस पे अंदर की ओर फोर्स लगना था। ओके, कंक्लूजन पे लो, क्या क्या कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगा, बात खत्म। कितना लगेगा,
बी इंटू क्यू इंटू वी इंटू साइन थीटा लगेगा, लग गया। अब क्योंकि फोर्स है तो उसकी कुछ ना कोई डायरेक्शन होनी चाहिए, डायरेक्शन के लिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। तो कितना फोर्स होगा, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी हो जाएगा। अगली बात, यहां से उसकी डायरेक्शन आ जाएगी, डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B, परपेंडिकुलर टू बोथ भाई V एंड B। ओके जी। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, नोट डालकर समझना, ध्यान देना। हमने बोला कि इसमें जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। किसी भी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो होगा Q इंटू V क्रॉस B। थोड़ा नोट करने वाला पॉइंट होगा, ओके, समझा रहा हूं पहले। और जो F है दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, F इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। ओके, अब आपको पता होगा एक ना वर्क डन का फार्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, यानी होता है F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। ओके, अब अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं, टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन गया एफ एस बाई टी इंटू टी कॉस थीटा। ये क्या बन गई उसकी वेलोसिटी, ये बन गया, ठीक है। डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई, और साथ में क्या चल रहा है, टी चल रहा है। ओके, अब इसको मैंने क्या लिखा, ध्यान देना, टी स्केलर है उसको छोड़ दो, ये बन गया एफ वी कॉस थीटा। मैं इसको एफ डॉट वी इंटू टी लिख सकता हूं, या वर्क डन को एफ इंटू वी इंटू कॉस थीटा, चलो ऐसे लिख दिया। ओके, दैट मीन्स वर्क डन का फार्मूला ऐसे करके लिखा जा सकता है। ओके, ये जनरल है, इसका अपने से अभी कोई लेना देना नहीं, अब मिला रहा हूं। ये वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, इसको कर 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 ऐसे कुछ लिख सकते हैं, एफ इंटू वी इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू टी। ओके, अब ये जो अपना केस है इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो फोर्स है वो हमेशा और हमेशा V के परपेंडिकुलर होगा, गारंटी है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। फोर्स जो इस बार इनवर्ड आया है, ज्यादा बात है आउटवर्ड आ जाएगा अगर डायरेक्शन उल्टी कर दोगे तो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V। जो मैग्नेटिक फोर्स है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स, उसमें कोई दो राय नहीं है कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V। अगर हम वर्क डन बाय द फोर्स कैलकुलेट कर लें, अब मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ने उसको क्या करवा दिया, फोर्स लगा के मूव करवाया। अब जब फोर्स लगा तो हम क्या कैलकुलेट करने चाहते हैं कि फोर्स लगेगा तो वर्क डन भी होगा। अब अगली बात मैं कर रहा हूं, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। फिर से सुनना क्या बोल रहा हूं, क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूं मैं, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स है, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने देखा फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री आना है, परपेंडिकुलर है हमेशा उसके, फोर्स हमेशा V के परपेंडिकुलर होगा। अगर थीटा 90 डिग्री आना है तो cos 90 डिग्री जीरो होता है, तो इसका मतलब वर्क डन हमेशा जीरो आना है। तो ये भाई श्योर है कि एंगल हमेशा क्या रहने वाला है,
90 डिग्री फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल हमेशा क्या आएगा, 90 डिग्री। अगर एंगल ऑलवेज 90 डिग्री है तो यार वर्क डन ऑलवेज क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो पॉइंट क्या निकल कर आया कि ये जो चार्ज पार्टिकल है जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसमें फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, लेकिन ये फोर्स कोई वर्क नहीं कर सकता। वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पर वर्क नहीं कर सकता। अब अगर बेटा वर्क नहीं कर सकता तो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी हुई है तुमने, क्या कहती थी वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है तुमने, वो कहती है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब चेंज इन स्पीड, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो किसके कारण चेंज हो सकती है, स्पीड में चेंज, मास तो चेंज होने से रहा इसका, तो काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी। तो भैया वर्क डन जीरो, तो इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या हुआ, जीरो। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया मतलब स्पीड चेंज नहीं हो सकती। दैट मीन्स ये जो फोर्स है भाई ये वर्क नहीं कर सकता, फोक्का फोर्स है, फोक्का, ये वर्क नहीं कर सकता, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं कर सकता, यानी स्पीड में चेंज नहीं कर सकता। तो फिर कर क्या सकता है, स्पीड में चेंज नहीं कर सकता, इतना तो प्रूव कर दिया हमने। तो फिर ये कर क्या सकता है भाई, ज्यादा बात है, ये डायरेक्शन में चेंज कर सकता है, स्पीड में नहीं चेंज कर सकता, डायरेक्शन में चेंज कर सकता है। तो ये स्पीड में चेंज नहीं कर सकता, ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है। दैट मीन्स ये जो फोर्स है ये लगेगा, पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर देगा, बट उसकी स्पीड में चेंज नहीं कर सकता। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला यहां पे मैंने फोर्स बनाया था ना, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है सिंपल वाला F इक्वल टू क्यू इंटू ई, वो पार्टिकल की एनर्जी में चेंज कर सकता है, पार्टिकल की स्पीड में भी चेंज कर सकता है, पार्टिकल की डायरेक्शन में भी चेंज कर सकता है, बट मैग्नेटिक फोर्स कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन। स्पीड चेंज नहीं कर पाएगा, वर्क नहीं कर पाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं कर पाएगा। तो याद रखना है जी, ओके, याद रखना है F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। ओके, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कई बातें डिस्कस करने के लिए। स्पेशल केसेस पे आते हैं। स्पेशल केसेस मतलब फार्मूला तो ठीक है आ गया अपने पास, अगर थीटा जीरो हो तो क्या होगा, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो क्या होगा, अगर थीटा जीरो भी ना हो 90 भी ना हो, उन दोनों के बीच में कुछ हो तो क्या स्थिति आएगी। तो अगली बात नोट डाल लो, नोट में लिख लो स्पेशल केसेस। ठीक है, अब नोट्स भी तो बनने चाहिए ना प्रॉपर। तो फोर्स होने, चार्ज पार्टिकल, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चल ही रहा है, कुछ एक बातें हमने कर ही दी हुई हैं। F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी या बी इंटू क्यू इंटू वी साइन थीटा अपने पास आ ही गया हुआ है। उसके बाद हमने नोट लिखवा दिया, नोट में मैंने लिखवा दिया सम स्पेशल केसेस। सम स्पेशल केसेस में पहले नंबर पे लिख लो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। नोट में स्पेशल केसेस डालकर स्पेशल केसेस के अंडर नंबर 1 हेडिंग डाल लो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। लिखो जी, अगर थीटा क्या हो 0 डिग्री हो तो ओके। स्पेशल केसेस नंबर 1
जब थीटा हो जाए 0 तो फोर्स भी होगा 0, बी क्यू भी साइन 0, फोर्स भी हो गया 0। यानी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता हुआ आता है, मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीधा ही निकल जाएगा, सीधा ही निकल जाएगा। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके जी, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें से एक चार्ज पार्टिकल आता है, पॉजिटिवली चार्ज ले लो चलो। तो जब चार्ज पार्टिकल इसमें से गुजर रहा होगा स्पीड v से, तो इसको ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा, या कह लो बिल्कुल भी तंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, इसलिए इस पे फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। ओके, अगर ये बिल्कुल उल्टा जा रहा होता, बिल्कुल इन लाइन पे 180 डिग्री पर, तो भी फोर्स क्या लगता, 0 लगता। तो थीटा इक्वल टू 0 वाली पोजीशन में पहले भी अपनी बात हो चुकी है, फोर्स कितना लगना चाहिए, 0 लगना चाहिए। अगली बात केस 2 जल्दी से डिस्कस करते हैं। केस 2, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए जी, 90 डिग्री हो जाए, यानी जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रहा हो, ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ। ओके जी, चार्ज पार्टिकल मान लो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मान लो इस तरफ जा रहा है, मान लो दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड ये जा रहा है और वेलोसिटी वेक्टर ऊपर जा रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री बन गया, तो फोर्स लग जाएगा। फोर्स कितना होगा, B होगा, Q होगा, V होगा, साइन 90 1 हो जाएगा। B इंटू क्यू इंटू V, साइन 90 होना था, साइन 90 1 हो गया, क्योंकि एंगल 90 डिग्री था। ओके, ये फोर्स लग गया। अब इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो ये इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम फोर्स कितना लगता है, B इंटू क्यू इंटू वी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता फिर। ओके, लग गया B इंटू क्यू इंटू वी। अब अगली कहानी, यहां तो फोर्स लगा ही नहीं था, कहानी खत्म। यहां फोर्स लग गया, अब फोर्स लग गया, ठीक है, B इंटू क्यू वी लग गया। अब अगली बात, हमने बात की ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड में तो चेंज नहीं कर पाएगा, स्पीड में चेंज नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। वर्क डन क्या है इसका, 0 है। तो करेगा क्या यार, इसको घुमाएगा तो सही, पाथ में तो इसके चेंज लाने की कोशिश करेगा करेगा। अब आप देखो इस पे फोर्स लगना किस तरफ था, इस पे फोर्स लगना किस तरफ था। अब उसको निकालने के मैं यहां पर 3 मेथड बताता हूं, जो जहां पे फिट बैठ जाए वो लगा देंगे। राइट हैंड थंब रूल बहुत कम लगाएंगे हम, राइट हैंड थंब रूल हम बहुत कम लगाएंगे। ओके, सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल ही चलो लगाते हैं। मान लो मैंने राइट हैंड थंब रूल लगाया, तो अपना फार्मूला क्या था वैसे, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ध्यान से सुनना, मैंने बोला एक एक बात, ये 2 दिन के लेक्चर होंगे, 2 लेक्चर्स में कवर अप होगा ये, एक एक बात सुनने वाली होगी, जिसको कहते हैं एक एक बात सुनने वाली होगी यहां पर। तो F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के हिसाब से देखें तो वी क्रॉस बी करना पड़ेगा। वी क्रॉस बी राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से वी से बी की और उंगलियां घुमाएंगे, उससे फील्ड फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये वी है, ये बी है, मैंने वी से बी की ओर फिंगर्स घुमाई, तो फोर्स किधर लग गया, इनवर्ड डायरेक्शन लग गया ना, फोर्स लगा इनवर्ड डायरेक्शन, यानी इस पार्टिकल पर इनवर्ड डायरेक्शन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अच्छा, जब इनवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा तो सोचो होगा क्या, इमेजिन करो होगा क्या। ये 3 डायमेंशनल फिगर बनेगी, ये प्लेन ऑफ पेपर, मान लो
ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है सामने की ओर। होगा क्या ये भी तो देख लेना, सामने की ओर मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, वो पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है। हमने अभी अभी देखा v क्रॉस b के हिसाब से ऐसे कर कर इनवर्ड इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो यानी इस पे इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना। ये लंबी लाइन तो ऐसी बना दी, पार्टिकल तो यहां है ना, ये रहा पार्टिकल, ये रहा पार्टिकल। थोड़ी देर पहले ये यहां पर था, थोड़ी देर पहले ये यहां पर था। ओके, तो एरो तो बस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल तो ये रहे 1 2 3। तो जब ये पार्टिकल भाई ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर ऊपर ऊपर, तो इस पे फोर्स लग रहा है। हमने चेक किया, ये v है, ये b है, v क्रॉस b के हिसाब से इनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो इस पे इनवर्ड लग रहा है। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो इस पे फोर्स लग रहा है इनवर्ड हर पल। तो इनवर्ड के चक्कर में ये ऐसे 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 करके ऐसे घूमने लग जाएगा। जा रहा था ऊपर, फोर्स लग रहा है इनवर्ड, तो जाते 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 क्या होगा, ये अंदर की ओर घूमने लग जाएगा। ऊपर तो जाना ही जाना है उसने, क्योंकि स्पीड में कोई कमी नहीं आ रही है ना, सिर्फ किस में कमी चेंज आएगा, डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो ये जा ऊपर रहा था, फोर्स इनवर्ड लगेगा और जाते 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 ऐसे 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 घूम जाएगा ये। यानी ऐसे घूमकर पूरा सर्कल भी कंप्लीट कर सकता है। अगर फील्ड सफिशिएंट जगह में फैला हुआ है तो ये ऊपर जाते हुए ऐसे घूमेगा, क्योंकि अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, हर पल लग रहा है, यहां पे भी लग रहा है, यहां पे भी लग रहा है, यहां पे भी लग रहा है। ये अंदर की ओर इसको घुमाते 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 इसको सर्कुलर पाथ में घुमा देगा। ऐसे बनेगा इसका सर्कल, इधर फोर्स लगा, ऐसे बनेगा इसका सर्कल। तो बात क्या निकली, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। ये वैसे भी रूल है पुराना कि अगर फोर्स स्पीड के वेलोसिटी के जिस डायरेक्शन में जा रहा हो परपेंडिकुलर लग जाए तो सर्कुलर पाथ में उसने उसको घुमाना ही होता है। ये भी नियम है भैया, 11वीं कक्षा का पढ़ा होगा तुमने, सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह। तो अगर फोर्स स्पीड वेक्टर के बिल्कुल परपेंडिकुलर लग जाए तो उसको सर्कुलर पाथ में घुमा देगा या घुमा सकता है। तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा, ये भी सर्कुलर पाथ में ही घूम जाएगा। ओके, सेम स्थिति को एक दूसरे तरीके से देखते हैं। मैंने बोला राइट हैंड थंब रूल कई बार बढ़िया नहीं रहता, यहां पे दूसरे रूल से पता लग जाएगा। अब आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट का रूल पता होगा कि मैं आपको 11th क्लास में कराते होते हैं, आई जे के ऐसे करके लिख देते होते हैं। ओके, और उससे हमें डायरेक्शन पता लग जाती होती है। अब इस सिचुएशन में अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूं, इसको वाई एक्सिस मान लेता हूं, और ये क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस हो जाएगी। अब देखो जरा ध्यान से, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव। एक्स डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, चेक कर लो। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो पॉजिटिव एक्स है ना। और वेलोसिटी वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, पॉजिटिव वाई। देखो ये पॉजिटिव वाई है, ये भी पॉजिटिव वाई है, तो पॉजिटिव वाई के लिए लगे जे। ओके, क्यू जो है, अब जो है सो है। अगर ये क्यू पॉजिटिव है, देखो अगर ये क्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां प्लस लग जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव लगा देना है। अब रही बात फोर्स की डायरेक्शन की, तो V की जगह मैंने I फिट किया, B की जगह J फिट किया। आपको पता है I क्रॉस J किसके इक्वल आएगा, I क्रॉस J, I J K में I क्रॉस J किसके इक्वल आना चाहिए, K के इक्वल आना चाहिए कि नहीं। हमने क्या देखा था, V ऊपर B इधर, ये V क्रॉस B है, तो V से B जाते हुए थंब किधर गया था, अंदर की ओर गया था। यानी डायरेक्शन किस तरफ गई थी, इनवर्ड गई थी। अब अगर इस हिसाब से देखूं तो वेलोसिटी किस तरफ जा रही है, जे डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। वेलोसिटी किस तरफ जा रही थी, जे डायरेक्शन में। उल्टा लिख दिया, वेलोसिटी की जगह क्या लिखना था यहां पर,
जे, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रहा था, आई है ना, ये किस में जा रहा था, आई डायरेक्शन। ओके, अब उससे देखो अगर आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, लेकिन जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के आएगा कि नहीं। अब ये तो नियम पुराने हैं, याद होने चाहिए। जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के आएगा, उल्टे जा रहे हो ना। अब जे क्रॉस आई किया तो क्या आ गया, ये प्लस तो बाहर आएगा, माइनस के आ गया, यानी फोर्स की डायरेक्शन क्या आई, माइनस के। अब माइनस के का मतलब क्या हुआ, इनवर्ड हुआ कि नहीं। अब थोड़ी देर पहले भी तो हमने कैसे फाइंड किया था, इनवर्ड ही फाइंड किया था, यानी जब ये पार्टिकल जा रहा है तो इस पर डायरेक्शन फोर्स किस तरफ लग रहा है, माइनस के। ऐसे भी फोर्स फाइंड किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता, तो अगर ये नेगेटिव होगा ना, जिस तरफ ये जा रहा है वेलोसिटी उससे उल्टी लेनी चाहिए, जिस तरफ ये जा रहा है वेलोसिटी उससे उल्टी लेनी चाहिए, या फिर वही रखकर जो तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है आंसर उससे क्या लेना है, उल्टा लेना है। मतलब आंसर के साथ नेगेटिव लगा देना है, यहां पे नेगेटिव लगा हुआ है, आंसर के साथ नेगेटिव लग जाएगा। अगर ये नेगेटिव होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तब आंसर प्लस के आ जाता। बात को समझो। इसी चीज को दो तरीकों से फाइंड किया हमने। मैंने बोला राइट हैंड थंब रूल कम लगेगा या ये लगेगा। अब यहीं पर मैंने बोला था ना, तीन मेथड बताता हूं, यहीं पर इसी स्थिति यानी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हो। वो आपने जो 10th क्लास में पढ़ा हुआ, कौन सा रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो या तो डायरेक्शन कहां से निकाल रहे हो, राइट हैंड थंब रूल, या फिर ये आई जे के वाला जो फंडा बताया हुआ तुम्हें वहां से, या फिर कहां से निकाल सकते हैं, जो जहां पर फिट बैठ जाए ना वो लगा देते होते हैं। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कैसे करोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपने लेफ्ट हैंड यूज करना है, उसकी 3 फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शो करनी है। पहले पे लिखना है एफ, बीच वाली पे लिखना है बी, बीच वाली नहीं इंडेक्स फिंगर पर, और मिडिल फिंगर पे लिखना है आई, एफ बी आई। क्या याद रखना है, FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो याद रखना है आपने FBI। ओके, रख लिया, मान लो FBI याद रख लिया। F क्या है, फोर्स, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और I, FBI मिडिल फिंगर I हो गया, ठीक है ना। FBI याद रख लिया तुमने। ध्यान से सुनना, फोर्स तुम्हें फाइंड करना है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करनी है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन अवेलेबल होगी। अब यहां पे बोलोगे करंट कहां से आ गया, बेटा चार्ज पार्टिकल जिस तरफ जा रहा है वो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो जिस तरफ जा रहा है वही करंट की डायरेक्शन लेनी है, और अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो जिस तरफ वो जा रहा है उससे ऑपोजिट करंट की डायरेक्शन सेट कर लेनी है। बाकी धीरे धीरे आता रहेगा, मैं एक बार ही बता रहा हूं अभी, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ये तो रोज नित्य का काम हो जाएगा अपना, कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या ये वाला रूल कम ही लगाएंगे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। अब सेम चीज देखो, राइट हैंड थंब रूल से जब मैंने लगाया तो फोर्स आ रहा था इनवर्ड यानी माइनस के, फिर मैंने आई जे के करके देख लिया तो भी क्या आ रहा था, इनवर्ड ही आ रहा था, माइनस के आया था आंसर, जे क्रॉस आई माइनस के। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से भी देख लेते हैं। मैं पार्टिकल को पॉजिटिवली चार्ज मान चुका हूं, जिस तरफ वो जा रहा है
वो डायरेक्शन ऑफ करंट ले ली जाएगी, क्योंकि एफ बी आई लगेगा ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वो डायरेक्शन ऑफ करंट ले ली जाएगी। एफ बी आई, सबसे पहले एफ बी आई, बी सेट कर लो, बी तो हो ही रहा है सेट, ठीक है ना। एफ बी आई, ये बी क्या कर लिया मैंने, सेट कर लिया बी। फोर्स ढूंढना है, करंट चेक करते हैं। मैंने बोला जिस तरफ जा रहा है वो डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी। अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो जिस तरफ जा रहा है उससे ऑपोजिट करंट होता, लेकिन हमने तो क्या मान रखा है, पॉजिटिव। तो ये बी की डायरेक्शन है, ये आई की डायरेक्शन हो गई। ओके, तो एफ ढूंढना है, बी इधर जा रहा है, इस वक्त करंट इधर शो हो रहा है, लेकिन मेरी फिगर के हिसाब से तो करंट ऊपर है ना, तो इसको ऊपर करने के लिए अपनी फिंगर्स को घुमा लो, ठीक है ना। एफ बी आई, अब जब मैंने आई को ऊपर करने के लिए फिंगर को घुमाया तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, थंब किधर चले गया, इनवर्ड डायरेक्शन में चले गया। फिर से चेक कर लो, एफ बी आई, ये बी है, ये आई है, ये फोर्स है, ठीक है। लेकिन एफ बी आई में बी तो ठीक लगा हुआ है, करंट तो ऊपर जा रहा है ना। अब करंट को जब मैं ऊपर करूंगा, ये करंट ऊपर चले गया, ये बी है, थंब किस तरफ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, यानी इस पे फोर्स अंदर की ओर लगेगा, माइनस के की ओर लगेगा। तीसरी बार तीसरे तरीके से भी हमने बता दिया, अंदर की ओर लगेगा। सारा खेल डायरेक्शन का है। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने बोला था मुश्किल जाएगा। क्यों मुश्किल जाएगा, क्योंकि करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की, या किसी भी चीज की, इसमें पूरे के पूरे चैप्टर में एंड तक डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट रहनी है। डायरेक्शन की इन्वॉल्वमेंट एंड तक रहेगी। 3 डायमेंशनल कंसेप्ट्स हैं। तो यहां तक पहुंच गए हम। फोर्स लगेगा बी क्यू वी 90 डिग्री वाली स्थिति में। डायरेक्शन हमने थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की। ये जो फोर्स है बेकार फोर्स है, सिर्फ क्या कर सकता है, डायरेक्शन में चेंज कर सकता है, स्पीड वगैरह में चेंज नहीं कर सकता, एनर्जी इंक्रीज नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स था, कुछ एनर्जी तो इंक्रीज करता था ना। ओके, 90 डिग्री वाली स्थिति में ये फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। कैसे कैसे लगेगा, किधर किधर को लगेगा, हम चेक कर ही रहे हैं। अब यहां पे एक और बात समझने वाली कि फोर्स लगा बी क्यू वी जो कि मैक्सिमम है। अगली बात, क्योंकि बेटा जी ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, तो जो परपेंडिकुलर वाला फोर्स होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो पार्टिकल को, जब परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो उसकी टेंडेंसी होगी कि पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाए। और अगर सफिशिएंट मैग्नेटिक फील्ड है कि सर्कुलर, कई बार क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी जगह में होता है, वो घुमाता तो है लेकिन उतनी देर में फील्ड खत्म हो जाता है, उसके बाद वो निकल जाएगा बाहर। लेकिन अगर फील्ड अच्छी तरह से फैला हुआ है तो उसको सर्कुलर पाथ में पूरा घुमा देगा। तो अगली बात नोट करने वाली है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वाली स्थिति में जो मैंने डिस्कस करना था किया, फोर्स कितना लगा, बी इंटू क्यू इंटू वी लगा। पहली बात तो क्या लगा, बी इंटू क्यू इंटू वी लगा फोर्स, जो कि मैक्सिमम है। दूसरी बात, उसकी डायरेक्शन देखी, डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, वो पहले से पता था। अगली बात यह है कि दिस फोर्स will move the particle in circular path, will make the particle moving in circular path। तो ये जो फोर्स है ना भाई, F इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, ये पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमा देगा। कैसे पाथ में घुमा देगा, सर्कुलर पाथ में घुमा देगा जी। तो अगली बात कि जो फोर्स था वो बी क्यू वी था, ये पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमा देगा। कैसे घूम रहा था, ये कुछ ऐसे घूम रहा था, इस तरह के सर्कुलर पाथ में इसने इसको घुमा देना। स्थिति चेंज करता हूं, स्थिति मैंने चेंज कर दी कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इस बार दूसरे टाइप का ले लिया। अब आपको पता ही है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किस तरफ जा रहा है जी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ
पेपर इन इनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रहा है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ओके, सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ये उसको घुमाएगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। अब कुछ एक इसी स्थिति को और बढ़िया से देखने के लिए हमने फील्ड ही पलटा दिया यार। ये जो फील्ड इधर जा रहा था ना, मैंने अंदर कर दिया, इसको ऐसे घुमा दिया। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, कुछ ऐसे घुमा दिया। वेलोसिटी का तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ा। वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की ओर है, ध्यान से सुनना। वेलोसिटी वेक्टर यही जा रहा है। ओके, इस बार मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। अब चेक करो फोर्स किस तरफ लगेगा। अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अगर मैं इस पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही लगाऊं, फिर से कौन सा रूल? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही लगाऊं, तो चेक करते हैं फोर्स कैसे लगेगा। एफ बी आई, एफ बी आई। बी किस तरफ है इस बार? अंदर की ओर। और पार्टिकल किस तरफ जा रहा है? ऊपर की ओर। जिस तरफ जा रहा होगा वो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। पॉजिटिवली चार्ज है तो वही ले लोगे, नेगेटिव होता तो उससे उल्टी ले लेता। तो देखो जरा, एफ बी आई, बी अंदर की तरफ, एफ बी आई, लेकिन आई तो ऊपर है ना, इसको ऊपर रखा तो थंब किस तरफ आ गया? इधर को गया कि नहीं? थंब आ गया इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। मैंने बोला पार्टिकल यहां है, यहां है, यहां पहुंचा। जब ये यहां था तब भी फोर्स इधर लग रहा था, जब ये यहां था तब भी इधर लग रहा था, तब भी इधर लग रहा था। ओवरऑल इसका पाथ कुछ ऐसे हो जाएगा। बात को समझो, यहां जाके थोड़ी लगना फोर्स, वो तो चल रहा है, यहां से ही चल रहा है ना, तो यहीं से इस तरफ फोर्स लगना शुरू हो गया था ना। तो ओवरऑल इस पे फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लगता रहेगा, और ये ऐसे कर कर सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा। इस प्लेन में इसका सर्कल बनेगा। ओके, कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ बनेगा। तो फील्ड इनसाइड जा रहा है ऊपर, इस प्लेन में घूमेगा। जब ये स्थिति थी तो हमने बोला था इस प्लेन में घूमेगा, लेकिन ये आपके सामने कर दिया ना, ये प्लेन आपके बिल्कुल क्या कर दिया, सामने कर दिया, ताकि आप इसको बढ़िया से समझ सको। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि जब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, जब इस मैग्नेटिक फील्ड में, दोबारा बना लो, बड़ा पंगा है समझाना, ये बड़ा पंगा है समझना, लेकिन है मजेदार चीज। डेरिवेशन डेरिवेशन नहीं, कंसेप्ट्स। तो जब ये पार्टिकल ऊपर की ओर चला इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, और ओवरऑल ये सर्कुलर पाथ भी कंप्लीट कर सकता है अगर फील्ड सफिशिएंट जगह में फैला हुआ। अगर मान लो फील्ड सफिशिएंट जगह पे नहीं फैला हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूं, मतलब फील्ड होता ही यहीं से स्टार्ट करता वो, तो जब ये घूमता और यहां पे पहुंचता, अगर मान लो यहां से होता तो यहां से घूमता, अब आगे फील्ड ही नहीं है, तो ऐसे सीधा निकल जाएगा। इसके बाद वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने बोला सर्कुलर पाथ में घूमेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। जब ये जा रहा था ऐसे, फोर्स लग रहा था ऐसे, ओके, तभी तो मुड़ा। जब ये पहुंचा यहां पर, फोर्स लग रहा था यहां पर। वेलोसिटी वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा ना। जब यहां था तो वेलोसिटी वेक्टर ऊपर था, तो फोर्स इधर लग रहा था। जब ये यहां पहुंच गया, मुड़ भी तो गया ना। जब यहां पहुंचा तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया उसका, और फोर्स हमने बोला वेलोसिटी वेक्टर के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये इसको और घुमाएगा। जब ये पहुंचा यहां पर, वेलोसिटी वेक्टर इधर हो गया, फोर्स लग रहा था यहां पर। जब ये पहुंचा यहां पर, फोर्स लग रहा था यहां पर। जब ये पहुंचा यहां पर, फोर्स लग रहा था यहां पर। यानी ओवरऑल ये चार्ज पार्टिकल घूमेगा
इस पे फोर्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर, हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, और उसको सर्कुलर पाथ में घुमा देगा। सर्कुलर पाथ में घूम गया तो इसका मतलब इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है? यही बी क्यू वी लगा रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, रेस्ट पे पड़ा रहे, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर वो सीधा जा रहा है पैरेलल बिल्कुल, तो भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, सीधा निकल जाएगा। फर्स्ट केस वो जो था उसमें कई बार पूछ लेता है कि ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, उसकी तो ट्रेजेक्ट्री का आंसर देना स्ट्रेट लाइन होगी। अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है बिल्कुल 90 डिग्री पे, उसके 90 नहीं 0 डिग्री पे बिल्कुल पैरेलल एंटी पैरेलल, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री होती है स्ट्रेट लाइन। अभी फिलहाल हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा वाला, कि जिसमें चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है। तो कंक्लूजन ये है फोर्स मैक्सिमम लगता है बी क्यू बी। डायरेक्शन निकालने के मेथड आपको बता दिए। उससे ये निकला कि इसको सर्कुलर पाथ में घुमा देगा, ये सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा। सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये बी क्यू वी ही प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? बी क्यू वी ने ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया। ओके जी, ये घूमता रहेगा, फोर्स इसको घुमाता रहेगा, लेकिन स्पीड में चेंज नहीं कर पाएगा। जिस स्पीड से ये एंटर किया था 90 डिग्री पर, उसी स्पीड से घूमता रहेगा। वेलोसिटी में जरूर चेंज आ रहा है क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो एफ सी इज इक्वल टू बी क्यू वी। घूमते हुए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था, सेंट्रीपिटल फोर्स बी इंटू क्यू इंटू वी है। एक बात यहां पे लिख देते हैं कि ड्यूरिंग इट्स सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग लिखते जाना भैया सब कुछ, मैंने कहानी ज्यादा बताई है, बोल के कुछ नहीं लिखवाया, लेकिन जो भी बोला उसमें से अपने पॉइंट निकाल निकाल कर बढ़िया से बना लेने हैं। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन स्पीड रिमेन्स सेम, ठीक है। ये जो सर्कुलर मोशन के दौरान स्पीड रिमेन्स सेम, स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बार बात कर दी, स्पीड में फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड में फर्क नहीं पड़ेगा, तो भैया याद कर लेना। अब अगली बात है, सर्कुलर पाथ में घूमा, सर्कुलर पाथ में घूमा तो रेडियस भी होगा सर्कुलर पाथ का। अगर सर्कुलर पाथ में घूमा तो सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड भी होगा। अगर सर्कुलर पाथ में घूमा तो सर्कुलर पाथ की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो भैया अगली बात, ये 90 डिग्री वाला केस ही नहीं खत्म हो रहा, उसी की कर रहे हैं हम कि अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका रेडियस भी होगा। तो अगली बात, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। रेडियस के लिए हमने बोला कि अगर वो घूमा तो घूमने के लिए चाहिए था सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया? बी क्यू वी ने प्रोवाइड किया। साइन 90 तो 1 हो गया हुआ है। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर बाय आर होता है, और ये है बी क्यू वी। एक वी कट गया, ये क्या बच गया? mv बाय बी क्यू इक्वल टू आर, यानी कि r इज इक्वल टू mv बाय बी क्यू। ओके, ये आ गया जी रेडियस का फार्मूला। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये रेडियस की क्या आ गई? एक्सप्रेशन आ गई कि ये होता है रेडियस। सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो ये रेडियस आएगा mv डिवाइडेड बाय बी क्यू। नहीं आना, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट, इजी बट इंपॉर्टेंट। r इज इक्वल टू mv बाय बी क्यू, याद रखना है, याद रखना है इसको। mv डिवाइडेड बाय बी क्यू। कई चीजें आपको यहां पर दिखाई देनी शुरू हो चुकी होंगी कि जैसे
R इज प्रोपोर्शनल टू m। भाई जितना मास ज्यादा होगा उतना ही उसको घुमाना मुश्किल होगा। जितना घुमाना मुश्किल होगा मतलब मोड़ना मुश्किल होगा, उतना ही वो बड़ा कर्व ले जाएगा। अगर मास कम होता तो जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स है वो कम लगता। ठीक है, सॉरी, मास कम होता तो फोर्स जो लगना था वो तो लग ही जाता, लेकिन उसको एकदम मोड़ देता। लेकिन मास ज्यादा है ना, मास ज्यादा है तो रेडियस अब क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मतलब चार्ज पार्टिकल है, उसमें ज्यादा दम है, तो उसको मोड़ना मुश्किल हो रहा है। मोड़ना मुश्किल हो रहा है, फिर बड़ा कर्व आ जाएगा। ओके, अगर स्पीड कम होती तो भी एकदम मोड़ देता ये मैग्नेटिक फोर्स। मास कम होता एकदम मोड़ देता, रेडियस कम आता, ऐं घुमा दिया। लेकिन मास भी ज्यादा है, वेलोसिटी भी ज्यादा है, यानी जितना मोमेंटम ज्यादा है उतना ही उसको टर्न देना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। उतना ही वो बड़ा कर्व लेगा, यानी रेडियस ज्यादा आएगा। बात को समझो, लॉजिकल सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ओके, और क्या है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है। फील्ड वीक होगा, कम होगा तो रेडियस ज्यादा आ जाएगा। फील्ड स्ट्रांग होगा यानी ज्यादा होगा तो रेडियस कम आ जाएगा, यानी फील्ड स्ट्रांग हुआ तो फिर वही बात, एकदम मोड़ देगा उसको। पार्टिकल पे चार्ज ज्यादा हुआ तो भी इफेक्ट ज्यादा पड़ जाएगा, रेडियस कम आ जाएगा, एकदम मोड़ देगा। तो बातों को अपने आप समझो, मैं यहां पे बोलता रहूंगा, बात एक्सटेंड होती रहेगी, लेकिन इन पॉइंट्स को समझो क्यों ऐसा हो रहा है। एम और वी ये पार्टिकल का कैरेक्टर है, उसका मास, उसकी वेलोसिटी, उसका मोमेंटम, यानी ये जितना ज्यादा होगा उसमें ज्यादा दम होगा, उसको मोड़ना मुश्किल हो जाएगा, बड़ा कर्व बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का कैरेक्टर है कि खैर ये पार्टिकल का कैरेक्टर है, लेकिन इसी के कारण तो मुड़ रहा है ना वो, तो ये जितना ज्यादा हो जाएगा रेडियस उतना ही कम हो जाएगा। तो R इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू याद रखना है जी, एम वी डिवाइडेड बाय बी क्यू। ओके, यहीं पर क्या डिस्कस किया जा सकता है, टाइम पीरियड। अब तुम्हें पता ही है टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड वो किसके इक्वल होता है, टोटल डिस्टेंस, सॉरी यहां से निकालते हैं, जो स्पीड होती है वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम या डिस्टेंस बाय टाइम। एक चक्कर लगाने में टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर करना था, 2 पाई आर, और एक चक्कर लगाने के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। हो गया टी इक्वल टू 2 पाई बाय वी, आर निकला ही पड़ा है, एम वी बाय बी क्यू। ओके, वी ने वी को काट दिया, टी इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई एम बाय बी क्यू। टी इज इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइडेड बाय बी क्यू, 2 पाई एम डिवाइडेड बाय बी क्यू। ऊपर लिख देते हैं 2 पाई एम डिवाइडेड बाय बी क्यू। याद रखना जी, जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इट इज इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइडेड बाय बी क्यू। इसमें कहीं स्पीड वीड नहीं आई है, यानी टाइम पीरियड कितना होगा वो पार्टिकल की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, या तो मास पे डिपेंड करता है, या मैग्नेटिक फील्ड पे, या चार्ज पे। और अगर हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है इसकी, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या आ जाएगी, बी क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। ओके, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, बी क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। यहीं पर अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो तो आपको पता ही है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई इंटू न्यू। तो ओमेगा क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू न्यू, बी क्यू बाय 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू बी क्यू बाय एम। तो ये है यार 90 डिग्री वाली स्थिति में क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम लगेगा बी क्यू वी, घूमेगा तो सर्कुलर पाथ बनेगा, स्पीड में उसकी चेंज कर नहीं सकता, वो डायरेक्शन में करेगा, घुमा सकता है उसको, घूम जाएगा तो वेलोसिटी, सॉरी रेडियस आ जाएगा कितना, एम वी डिवाइडेड बाय
बी क्यू टाइम पीरियड होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, इतनी बात कर ली हमने। अब अगली बात, अगर ना एंगल 0 हो ना ही एंगल 90 डिग्री हो, इन बिटवीन सिचुएशन हो, तो उसमें क्या करेंगे? ओके जी, अब बेटा थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 0 वाला केस हो गया। अगली बात कि अगर यार एंगल 90 से कम हो लेकिन 0 से क्या हो, ज्यादा हो, थीटा लेस देन 90 हो, कैसे लिखेंगे इसको? ग्रेटर देन 0। ओके, 90 और 0 के बीच में हो तो क्या होगा? बनाते हैं स्थिति। स्थिति बड़ी नाजुक है। ये हो गया जी आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये हो गया जी मैग्नेटिक फील्ड। अब जो पार्टिकल है इसमें एंटर करता है, एंटर कर रहा है बाहर से, एंगल पे एंटर करता है, मान लो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है सामने बिल्कुल। अब जो पार्टिकल इसमें एंटर कर रहा है ना, वो मान लेते हैं कि किसी एंगल पे एंटर करता है। ये है वेलोसिटी वेक्टर पार्टिकल का। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता ही है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। वो थीटा एंगल पे एंटर करता है, तो अब देखते हैं कि क्या होगा, क्या बात होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम वेलोसिटी के यार दो कंपोनेंट तो कर ही सकते हैं ना। हमने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर दिए, एक ये पार्ट और ये पार्ट कर दिए जी। वी है थीटा के साथ वाला, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा वी साइन थीटा, कर दिए। अब ध्यान से सुनना कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक है वी साइन थीटा, एक है वी कॉस थीटा। इसको हम वी एक्स भी बोल सकते हैं, चलो, और इसको वी वाई भी बोल सकते हैं। ये डायरेक्शन एक्स मान ली, फिर वही कोऑर्डिनेट सिस्टम वही, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, और ये जेड हो गई। क्लियर है सब कुछ? अब पॉइंट ये है यार, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए तो उस वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्स ही नहीं लगेगा। अब ध्यान से अगर हम देखें तो इसके बाद दोनों कंपोनेंट है यार, परपेंडिकुलर वाला भी है और पैरेलल वाला भी है। ये जो Vx है ना, Vx, ये किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड पे। तो मतलब Vx को कोई फर्क नहीं पड़ेगा डायरेक्शन में भी। स्पीड को तो वैसे ही नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को पड़ता था, लेकिन Vx जो कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि Vx मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल वाली स्थिति में फोर्स नहीं लगता, तो यानी इसके x कंपोनेंट को इस मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पार्टिकल के पास दो दो वेलोसिटी हैं, एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट। x कंपोनेंट पार्टिकल को आगे लेकर जा रहा है, y कंपोनेंट पार्टिकल को ऊपर लेकर जा रहा है। आगे ले जाने वाले कंपोनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी पार्टिकल आगे की ओर, तो यथास्थिति बढ़ता रहेगा आगे की ओर, वो बिल्कुल एज इट इज बढ़ता ही रहेगा। लिख सकते हो कि जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि Vx इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। Vx को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे जा रहा था वो आगे बढ़ता रहेगा। अब आते हैं Vy पर, यानी V साइन थीटा। यार V साइन थीटा ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल
90 डिग्री है। हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वी वाई है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। अगर आप राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से भी देखो V क्रॉस B, क्योंकि हमें वी वाई पे लगने वाला फोर्स चाहिए। वी वाई पे लगने वाला फोर्स आपको पता है, वो V क्रॉस B से निकलेगा। 3 तरीके बताए थे, यहां पे चलो यही लगा दूं। अगर मैं V क्रॉस B करूं तो थम गया अंदर की ओर। अंदर की ओर मतलब पार्टिकल ऊपर जा रहा है जो, उसमें अंदर की ओर फोर्स लगेगा और ये ऐसे करके अंदर की ओर मुड़ना शुरू हो जाएगा। 90 डिग्री वाले को सर्कुलर पाथ में घुमाना होता है। पैरेलल कंपोनेंट को देखो, ये तो ओवरऑल है, मैंने उसके 2 टुकड़े कर दिए, ये पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। पैरेलल वाले को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये परपेंडिकुलर वाला है। परपेंडिकुलर वाले को इस मैग्नेटिक फील्ड ने सर्कुलर पाथ में घुमाना है, सर्कुलर पाथ में घुमाना है। अब स्थिति बिल्कुल वही है जो हमने पहले डिस्कस की कि वी वाई ऊपर की ओर है, फोर्स अंदर की ओर लग रहा है, ये ऊपर की ओर जाते जाते ऐसे अंदर की ओर घूमने लग जाएगा और ये ऐसे घूमेगा, ऐसे। यानी वी वाई पे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये इस प्लेन में घूमने लग गया। लेकिन इस बार पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी हैं, Vx पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो उसको पहले आगे लेके जा रही थी, अब भी आगे लेकर ही जाती रहेगी। लेकिन जो Vy है उस पे जरूर फर्क पड़ गया कि जो Vy है वो उसको ऊपर लेके जा रहा था, लेकिन ऊपर ले जाते उसको घुमाने लग जाएगा। तो होगा क्या, एक ही वक्त पर जो हमारा पार्टिकल है ना, पार्टिकल, ओके, एक ही वक्त पर जो अपना पार्टिकल है, ये मैं अब मिटा देता हूं, नहीं तो ज्यादा काचा माचा सा मच जाएगा। ये भी मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा हल्का सा इस पे Vx लिख देता हूं, इस पे Vy लिख देता हूं। Vx V cos थीटा है, Vy V sin थीटा। ओके, तो हो क्या रहा है यार, Vx इसको आगे लेके जाता ही रहेगा, Vy के कारण मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाता ही रहेगा। तो ये घूमता भी रहेगा, आगे भी जाता रहेगा, घूमता भी रहेगा, आगे भी जाता रहेगा, घूमता भी रहेगा, आगे भी जाता रहेगा। ये घूमता भी रहेगा, आगे भी जाता रहेगा, घूमता भी रहेगा, आगे भी जाता रहेगा। यार घूमेगा 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 घूमेगा, ये हो जाएगा इसका पाथ। ये होगा जी इसका पाथ। हम कहेंगे इट फॉलोज हेलिकल पाथ। कैसा पाथ जी, हेलिकल पाथ। इसको हेलिकल पाथ कहते हैं। तो अगर थीटा इक्वल टू 0 वाली स्थिति होती पहले वाली, तो हम कहेंगे इट विल फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ। कैसा, स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए जैसा हमने डिस्कस किया, तो हम कहेंगे इट विल फॉलो सर्कुलर पाथ। और अगर थीटा लेस देन 90 ग्रेटर देन 0 वाली स्थिति हो जाए, तो हम कहेंगे इट विल फॉलो हेलिकल पाथ। कैसा पाथ जी, हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, इट विल फॉलो हेलिकल पाथ। तो ये क्या, कौन सा पाथ फॉलो करेगा जी, हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। नोट कर लेना बढ़िया से। अब इसमें 2-3 बातें और कैलकुलेट की जा सकती हैं, उसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे आज की बात को। अगली बात ये फाइंड की जा सकती है इसमें कि हेलिकल पाथ में 2 चीजें निकालेंगे। एक तो हम इसका निकालेंगे टाइम पीरियड, घूमने वाला, ओके। दूसरा इसकी निकालेंगे हम पिच, ओके। एक टाइम पीरियड निकालेंगे और क्या निकालेंगे, इसकी पिच काट देनी है अपा यदि। तो क्या निकालनी है अपा यदि, की काट देनी है, पिच काट देनी है।
तो वी विल कैलकुलेट इट्स पिच एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो सिंपल, एक राउंड कंप्लीट करने का टाइम। घूम किसके कारण रहे? v साइन थीटा के कारण, परपेंडिकुलर वाले के कारण घूम रहा है ना, v साइन थीटा के कारण घूम रहा है। तो टाइम पीरियड यार अभी सर्कुलर पाथ वाले केस में तुमने निकाला था 2 पाई m डिवाइडेड बाय बी क्यू, है ना, निकला था अपना टाइम पीरियड 2 पाई m डिवाइडेड बाय बी क्यू। तो इसमें कहीं पर वेलोसिटी वगैरह है ही नहीं, तो टाइम पीरियड इसका भी क्या आ जाएगा? 2 पाई m बाय बी क्यू। अगर पार्टिकल वही वाला है ना, सेम मास, सेम मैग्नेटिक फील्ड, सेम चार्ज, तो चाहे वो 90 डिग्री पे जाए चाहे ना जाए, वो घूमेगा। वो घूमने का टाइम पीरियड तो यही है, एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड तो यही है। हाँ, अगर पूरा 90 पे होता तो सिर्फ घूमता, आगे नहीं बढ़ता, वहीं घूमता रहता। अगर 90 पे नहीं है, 0 और 90 के बीच में एंगल है, तो वो घूमेगा भी, आगे भी बढ़ेगा, घूमेगा भी, आगे भी बढ़ेगा। अब जब भाई घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा, तो एक नई चीज लेकर आएंगे हम, ये चीज, ये जो डिस्टेंस लिखा ना मैंने, देखो दो टॉप के पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, दो टॉप के पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, इसको पिच बोलते हैं। तो फिगर के हिसाब से ये जो x है ना, x, ये है इसकी पिच, कि पिच ऑफ द हेलिकल पाथ इज द डिस्टेंस मूव्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन वन कंप्लीट रोटेशन। हेलिकल पाथ की पिच क्या है? एक रोटेशन तो उसकी चलो हो ही रही है, तो क्या होगी जी पिच? इट इज डिस्टेंस मूव्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन in one complete rotation। एक कंप्लीट रोटेशन में कितना आगे बढ़ेगा उसको पिच कह देंगे। अब यार इसको आगे लेकर जा कौन रहा है? v cos थीटा, यानी v पैरेलल लेकर जा रहा है। आगे कौन लेके जा रहा है इसको? v पैरेलल लेके जा रहा है ना। और ये जो डिस्टेंस कवर्ड है, कितने टाइम का डिस्टेंस है? एक टाइम पीरियड का डिस्टेंस है ना। तो हमें पता है कि जो x होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस पता होगा, जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। यार आगे ले जाने वाली स्पीड कौन सी है? v cos थीटा है। और अगर फुल टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, तो एक टाइम पीरियड में आगे कितना बढ़ा, आगे ले जाने वाला v cos थीटा, और पूरा एक टाइम पीरियड t, इसी को पिच कहते हैं। तो पिच का फार्मूला यहां पर क्या बन गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन है ना, v cos थीटा इंटू t बन गया। t निकला हुआ है 2 पाई m बाय बी क्यू, उसकी वैल्यू पुट कर दो तो पिच कैलकुलेट हो जाएगी। वैल्यू पुट कर देंगे जी तो क्या कैलकुलेट हो जाएगी? इसकी पिच कैलकुलेट हो जाएगी। तो यार ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी इस पे बहुत सी बातें होनी बाकी हैं, वो भी होंगी। पहले इसको स्टडी करो, पढ़ो और अपनी डीपीपीस के क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दो।